बट साहब ये टॉस जरा बताइए ना, जो टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, क्या इसका ट्रैक रिकॉर्ड इस ग्राउंड का क्या है, कितना कोई स्कोर बन जाता है और कभी खेलने का मौका मिला है जी इस जगह पर? देखिए वैसे यूजुअली मैं तो स्टैट्स का फैन नहीं हूँ बिल्कुल। हिस्टोरिकली, लेकिन ये है कि सुना ये जाता है कि पाल के अंदर स्पिनर्स को ज़रा द मदद मिलती है। साउथ अफ्रीका के मैंने 2 टूर्स किए हैं, लेकिन इस ग्राउंड में हमारा मैच नहीं था। सही। तो पाल में अगर स्पिनर्स को मदद मिलती है, तो ये भी एक वजह हो सकती है साउथ अफ्रीका के पहले बैटिंग करने की, क्योंकि जैसे-जैसे मैच बढ़ता है, चलता है, आगे बॉलिंग होती है, स्पाइक्स यूज़ होते हैं, तो फिर स्पिनर्स की मदद बढ़ जाती है। तो हो सकता है कि वो बाद में बॉलिंग करना चाह रहे हो, लेकिन महाराज ये मैच नहीं खेल रहे। उनकी जगह एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर पेक्लेक्वेओ खेल रहा है। तो अब अगर चेंज देखें तो लगता है स्पिनर वाली कहानी नहीं है। और दूसरा पहले बैटिंग की वजह ये भी हो सकती है कि वो फ़ील करते हैं कि यार पाकिस्तान की जो टीम है वो चेस के अंदर, क्योंकि यंग टीम है, तो चांसेस हैं कि आप चेस में इन पे प्रेशर डाल सकते हैं। और साउथ अफ्रीका के ऊपर खुद भी चेस में उनकी कोई हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है, वो भी प्रेशर लेते हैं, तो दैट आल्सो कैन बी अ रीज़न। अच्छा बट साहब, बॉलिंग की अगर बात कर लीजिए, नसीम शाह की वापसी हुई है, डेफिनेटली पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप को हेल्प तो मिलेगी और बड़ी उम्मीदें नसीम शाह से भी। उस तरह से रिदम में दिखाई नहीं दी, हमने पिछली सीरीज़ में भी देखा है नसीम शाह की परफॉर्मेंस पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है। तो अब ये कम बैक कर रहे हैं, आप समझते हैं कि कुछ मेहनत करने के बाद वापस आए होंगे? देखिए, ज़ाहिर है मेहनत तो ये सभी लड़के कर रहे होंगे, हम्म। सबके करियर एट स्टेक होते हैं, इनकी एक-एक चीज़ मॉनिटर हो रही होती है। हम, आप सब और दीगर लोग दीगर जगहों के ऊपर बैठ के इनके ऊपर बात कर रहे होते हैं, तो इनसे ज़्यादा फ़िक्रमंद तो कोई नहीं होगा। बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया में मेरा ख़्याल है कि हमारे फ़ास्ट बॉलर्स की बड़ी अच्छी बॉलिंग परफ़ॉर्मेंस थी, जिसकी वजह से हम लोग सीरीज़ जीते थे। सो पिछली सीरीज़ जो इनकी वनडे की थी, वो तो बड़ी अच्छी गुज़री। लेकिन टी20 में ज़ाहिर है ये तो नहीं थे, लेकिन टी20 में पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया। कमिंग बैक टू द वनडेज़, आप अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अपनी प्रैक्टिस ट्रेनिंग करके आ रहे होंगे और अच्छी परफॉर्मेंस देने के ख्वाहिशमंद होंगे। अच्छा, प्लेइंग 11 पर क्या कमेंट करेंगे? समझते हैं बेस्ट प्लेइंग 11 और रफ़ात मिन्हाज को दोबारा से फिर से मौका नहीं मिला। मेरा ख्याल था कि शायद उनको इसमें चांस दे दिया जाता। देखिए मेरा भी यही ख्याल है कि अरफ़ात मिन्हास जो हैं वो एक बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं और बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सभी में। लेकिन एट टाइम्स जो थिंक टैंक होता है टीम का वो डिफरेंट ही देख रहा होता है। और टॉक अबाउट वनडे गेम्स, तो आगे वनडे की चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, जिससे पहले अब थोड़े से वनडे मैचेस रह गए हैं। तो शायद ये उसी न्यूक्लियस के साथ जाना चाह रहे हैं जिसके बारे में ये सोच रहे होंगे कि उसको हमने चैंपियंस ट्रॉफी में लेकर जाना है। तो शायद उसी सेम सेट ऑफ बॉयज़ के साथ ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अच्छा बट साहब, कामरान गुलाम का भी हमने इस लिस्ट में देखा, मे बी अब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उनका नंबर ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन 5वें नंबर पर कामरान गुलाम, पहले भी बहुत से सवालात हो चुके हैं इनकी पोजीशन को लेके। तो आप नहीं समझते इनको जरा ऊपर ऊपर अगर मौका मजीद मिल जाए तो ये ज्यादा खुलकर खेल सके, अच्छा परफॉर्म, मजीद अच्छा परफॉर्म कर सके? देखिए, ये वनडे क्रिकेट में तो वन डाउन खेलते हैं और जी। आप इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट देख लीजिए, पाकिस्तान के लिए जब खेले हैं, वो वाली पोज़ीशन भी वन डाउन थी टेस्ट मैचेज़ में, तो मेरा ख़्याल है कि वन डाउन पे ही इन्हें रखना चाहिए। लेकिन क्योंकि बाबर आज़म वन डाउन खेलते हैं वनडे में, तो हो सकता है इसलिए इनको एक नंबर नीचे जाना पड़े। हम्म। अच्छा, दूसरे एंड पर हमने देखा कि इरफान खान न्याजी जो है, इनकी पोजीशन की कुछ समझ नहीं आ रही। बेसिकली इनका रोल क्या है, थोड़ा सा आप डिफाइन कर दें कि टी20 में भी जिस तरह का इनका रोल है उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते और ओडीआईज में भी हमने देखा है। तो इनकी जगह आप समझते हैं किसी का हक तो नहीं मारा जा रहा? नहीं, हमज़ा देखें अर्ली डेज़ हैं, कोई बड़ा लंबा-चौड़ा करियर तो है नहीं, नए-नए बिल्कुल आए ऐसी। हैं, कुछ मैचेज़ में बड़ी अच्छी बैटिंग भी की है, फील्डर आउटस्टैंडिंग है और देखिए उन्होंने परफ़ॉर्मेंसेज़ कुछ दी हैं तो यहाँ तक आए हैं। तो मेरा ख़्याल है कि उन्हें भी हमें एक फ़ेयर चांस देना चाहिए। और देखिए इवेंचुअली साइम अयूब ने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट में बिल्कुल। कि वो जो इतने चांसेज़ मिल रहे थे, वो किस बेस के ऊपर मिल रहे थे। तो एट टाइम्स कुछ प्लेयर्स को कुछ टाइम चाहिए होता है, इनका तो अभी क्वार्टर टाइम भी नहीं हुआ है, यानी कि इनको तो अभी 6-8 मैच भी नहीं हुए। तो मेरा ख़्याल है कि थोड़ा-सा हमें परसिस्ट करना पड़ेगा। किसी यंगस्टर को फ्यूचर में अगर हम देखते हैं, वो अच्छा है या बुरा है, वो 1, 2 या 3 मैचों से जज नहीं होता। अगर इरफान के हम एट्रिब्यूट्स देखें, बड़ी हिट वो मार लेते हैं, फिट वो हैं, फील्डिंग में वो सबसे बेहतरीन फील्डर है। पाकिस्तान की टीम में उनसे अच्छा कोई फील्डर नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि ये इनफ एट्रिब्यूट्स हैं कि कोई बंदे को आप थोड़ा-सा लंबा रन दे के देखें। अच्छा, और फिर शायद उनका कोई जो एजेंट है ना वो तगड़ा नहीं है, जिसकी वजह से ये वैसे भी खामोश तबीयत के लगते हैं और उस तरह से हाईलाइट नहीं हो पाए जिस तरह से इरफान खान न्याजी को होना चाहिए। हमने पीएसएल में भी देखा, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मिडल ऑर्डर में जिस तरह की ज़रूरत होती है जिस बैटर की या जिस ऑलराउंडर की, इरफान खान न्याजी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि वो उस तरह से एग्जीक्यूशन उनसे हो नहीं पा रही। इसका क्या आपको रीज़न लगता है?
आपकी बात सुन के तो मेरा ख्याल है कि सिलेक्टर्स को आपसे एक मशवरा फ़ोन अ फ्रेंड करके कर लेना चाहिए। आई वोंट माइंड। क्योंकि आपने तो उन्हें खासा राइट ऑफ कर दिया है अपने ख्याल में ही। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब वो एक बंदे को आप इधर लेकर आए हैं, ये जो पोज़ीशन होती है 6वें नंबर के बैटर की, स्पेशली आजकल की व्हाइट बॉल क्रिकेट में, यहाँ पर आके उसको रिस्क लेने पड़ते हैं, उसको बड़े हिट मारने पड़ते हैं। तो जब आप किसी को खुला हाथ देते हैं कि जाओ भी बड़े हिट मारो, तो उसमें रिस्क का एलिमेंट भी ज़्यादा होता है। तो जब रिस्क लेने पे आप किसी नए लड़के को पुश कर रहे हैं, तो फिर आपको उसको ज़्यादा वक़्त भी देना है, उसको बैक भी करना है। आप किसी से कह रहे हैं रिस्क लो, खुला खेलो, और अगर वो उस चांस लेने में उसका थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए और आप पीछे से कहें भई अब तो तुम्हें जाना होगा, तो इस तरह तो कोई भी आने वाला खुल के नहीं खेलेगा। तो मेरा ख्याल है कि प्लेयर्स का एतमाद हासिल करना और प्लेयर्स को एतमाद देना ये बड़ा ज़रूरी है, उनसे उनकी बेस्ट स्किल्स को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, मीनवाइल हमें अजहर खान साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब। जी वालेकुम सलाम। अजहर साहब, सलमान भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और प्लेइंग 11 पे वो तो कह रहे हैं कि सेटिस्फाई हैं, ये अच्छे चेहरे हैं, तो आप भी एक छोटा सा कमेंट इस पर कर दें ज़रा। देखिए, आज तक के पाकिस्तान ने जो हाल ही में सीरीज खेली है ना ऑस्ट्रेलिया में, तो उससे ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल जो था, ये 22 साल के बाद ये वनडे सीरीज जो थी वो ऑस्ट्रेलिया से जीते हैं, तो प्रोबेबली उसी को माइंड पर रखते हुए ना उन्होंने, बट नाउ ये टीम जो है ना, या ये जो 15 या 16 खिलाड़ी हैं, नाउ पाकिस्तान शुड कैरी दिस लॉट यू नो टिल द चैंपियंस ट्रॉफी एंड्स। आप के पास अब चेंजिंग और उसका मार्जिन नहीं बचा, बिल्कुल को नए चेहरे, हाँ जी बिल्कुल, खिलाड़ियों को खिलाना, बाहर निकालना, उनको बीच में रखना ना रखना, ये अब पाकिस्तान के पास हिट एंड ट्रायल बेसिस पर अब टाइम नहीं है। द टाइम इज ओवर। अब हमें उसी तरीके से खेलना है कि हमने अगर चैंपियंस ट्रॉफी को अपने ज़हन पे रखा है, तो हमें इन लड़कों के साथ एक लंबा जो है ना वो स्पैन देना पड़ेगा। हाँ। और इन्हीं के साथ आपको अब चैंपियंस ट्रॉफी खेलना पड़ेगी। अगर आपने साउथ अफ्रीका का टेस्ट वनडे के बाद फिर दोबारा अगर आपने चॉपिंग एंड चेंजिंग की, तो फिर ये ज्यादती होगी इन लड़कों के साथ भी, और जिनको आपने खिलाना है या आपके जहन में है तो उनके साथ भी ज्यादती होगी, क्योंकि वो उतनी फॉर्म में, फिटनेस में, उनका जो माइंडसेट है वो पॉजिटिविटी की तरफ नहीं होगा। तो आई थिंक पाकिस्तान शुड कैरी ऑन प्लेइंग दिस स्टफ टिल द चैंपियंस ट्रॉफी। एग्जैक्टली, और डेफिनेटली हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी खान साहब उस तरह से है नहीं। अच्छा सलमान भट्ट साहब, हारिस रऊफ ने जो दूसरा T20 मैच खेला, जो कि आखिरी तीसरा हुआ नहीं है, 57 रन 4 ओवर विदाउट गेटिंग एनी विकेट, और शायद ये अरसा दराज से कहा जाता है कि वो यॉर्कर करना, जहां पर ज़रूरत होती है फुल लेंथ बॉल करना भूल जाते हैं, यॉर्कर करना भूल जाते हैं। ठीक है, वो T20 फॉर्मेट था, 4 ओवर थे, लेकिन वो चीज़ें जो हैं वो इसको मुसलसल आगे दूसरे फॉर्मेट्स में भी कैरी करते हैं। तो आप समझते हैं कि जिस तरह से शाहीन को रेस्ट करवाया, नसीम को रेस्ट करवाया, उसी तरह हारिस को भी ज़रा इस शॉर्टर फॉर्मेट में रेस्ट करवा कर देख लेना ही चाहिए था। हमजा, आज बड़ा ब्रूटल हुए हैं आप। एक बंदा मैन ऑफ द सीरीज हुआ है दोनों वाइट बॉल कंपटीशन, पता नहीं किन बेसिस पे हुआ। हमने, मुझे तो 4 57 याद है और हम जीता हुआ मैच हार गए हैं। हारिस रऊफ ने जिस तरह की बॉलिंग की है, मुझे तो उस पर अफसोस है। बीइंग अ क्रिकेट फैन मैं ये बात करता हूँ। जी कंटिन्यू करें। देखिए, यही मतलब एक स्पेशलिस्ट और फैन का यही फर्क है कि देखिए, बीइंग अ प्रोफेशनल, नो मैटर हाउ गुड यू आर, अभी आप देख लीजिए कि इंडिया ने पहला टेस्ट कैसे जीता है और अगले टेस्ट में उनकी क्या हालत हुई। देखिए, ये स्पोर्ट है, दूसरी टीमें भी खेलने आती हैं, काम करके आती हैं और अपनी चीजों को, अपनी बेसिस को कवर करती हैं। एट टाइम्स अ प्लेयर कैन फॉल्टर, ठीक है, आपसे गलती हो सकती है, आपके स्किल लेवल्स में फर्क हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि हारिस दुनिया का बेहतरीन बॉलर बन गया है, लेकिन आपके पास जो अवेलेबल है उसमें से यही आपके पास है। और अगर हम ही उसका एतमाद खराब करेंगे और हम ही उसको क्रिटिसिज्म करेंगे, स्पेशली बिफोर द बिग इवेंट, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आगे जाएंगे तो किसी एतमाद के साथ जाएंगे। उनको अगर हम बैक नहीं करते तो कौन बैक करेगा। मेरा कहने का मकसद है कि ये जो वक्त है इस वक्त, अप्रोचिंग टू द चैंपियंस ट्रॉफी, जैसे अभी अजहर भाई ने बात की, आई थिंक इट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट कि जो आएगा इसकी जगह उसके साथ भी जाती है और ये नहीं जाएगा तो इसके साथ भी जाती है। तो मेरा ख्याल है कि सवाल जरूर पूछेंगे, लेकिन वो वहां तक जाने दे जहां तक अब इनको जाना चाहिए। रास्ते में रोक के मत पूछना शुरू करें। बिल्कुल ठीक है। अजहर खान साहब,
बीइंग अ क्रिकेट फैन अगेन वही बात करता हूं कि बहुत सी तनकीद होती, बहुत से प्लेयर्स साइम अयूब पर बहुत सारी तनकीद की है हमने यहाँ पर, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह कि शायद उनकी कोई बेहतरी आ जाए, और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं तनकीद करते हैं बराए इस्लाह। हारिस रऊफ के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? हाँ साहब, कोई टेक्निकल इशू है जी लाइन में जिसकी वजह से हो नहीं पाया। अच्छा सलमान भट्ट साहब, अब हमने देखा कि ओडीआई सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो है रिजवान जो है वो अच्छे दिखाई दिए, अच्छे डिसीजन लेते दिखाई दिए, एक्टिव दिखाई दिए। एक्टिव तो खैर वो हर तरह से रहते हैं। T20 में वहाँ पर भी नाकाम हुए, यहाँ पर भी नाकाम हुए। तो आप क्या समझते हैं, एक फॉर्मेट की तब्दीली में कोई डिसीजन मेकिंग में भी तब्दीली आ जाती है? देखिए T20 का जो फॉर्मेट है वो पावर की गेम है, ठीक है। उसमें पावर की गेम है, फिटनेस उसमें ज्यादा एलिमेंट आता है, स्पेशली जो पावर रिलेटेड एलिमेंट है फिटनेस का, और एथलेटिसिज्म बहुत काउंट करता है, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो फील्डिंग हो। और पाकिस्तान की टीम के जो इश्यूज आ रहे हैं, अगर आप देखें कि आप सबसे ज्यादा जब आजकल जो बात होती है वो इंटेंट की होती है, स्ट्राइक रेट की होती है और पावर हिटिंग की होती है। तो ये तीनों एस्पेक्ट के अंदर इफ यू कंपेयर योरसेल्फ टू दी और साउथ अफ्रीकन साइड जो भी आपके हरीफ हैं, तो आप को वाज़े नज़र आता है कि वहाँ पर मैच नहीं पड़ता जिस तरह पढ़ना चाहिए बड़े लेवल के ऊपर। तो वो चीज़ें हैं जो कि नज़रों के सामने हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि उसमें हमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। तो अब ये है कि उस पे काम करना होगा। अब ड्यूरिंग द मैचेस तो उस पे काम होने से रहा। इसके लिए आपको एक प्रॉपर ऑफ सीजन चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको इस बात को तस्लीम करना होगा, समझना होगा कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। फिर आप डिटर्मिन होकर उस काम की तरफ लगेंगे। अभी तक की जो फीलिंग है ना, वो ये है कि शायद हमारा जो मोड ऑफ ट्रेनिंग है ना वो ठीक है, हमारे स्किल लेवल्स में कमी है। स्किल लेवल आपका एनहांस हो जाता है जब आपकी फिटनेस नेक्स्ट लेवल पे जाती है। सो द सूनर वी अंडरस्टैंड, द सूनर वी अडॉप्ट, द बेटर इट विल बी फॉर अस इन द फ्यूचर।